why are in general any chemical bonds formed? Chemical bonds form ही क्यों होते हैं initially? This is because an atom always wants to attain a stable inert gas configuration. कोई भी atom होता है वो चाहता है कि वो एक अपनी stable inert gas configuration attain करे. Now एक stable inert gas configuration क्या होती है? जब एक ऑक्टेट फॉर्म हो, या तो खाली ऑक्टेट मतलब जो हमारा ऑर्बिटल है वो पूरा कंप्लीट हो, जो SPDF ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीट हो, या तो हमारी 2 स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी जैसे 2-8 होती है. दिस इज़ अ स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सो कोई भी एक एटम अपनी स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कैसे कर सकता है? या तो एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ गेन करे, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे, या फिर वो शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स को. जैसे अगर एक है हमारे पास 2-7 है कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एटम के हमारे कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे अरेंज्ड हैं दे आर 2,7. तो या तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए कि ये 2,8 बन जाए तो ये स्टेबल होगी, दैट मीन्स इसने गेन करा है. सिमिलरली या तो लूज़ करे या शेयर करे. तो अगर हम प्राइमरीली बॉन्ड्स को देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. Electrovalent are also known as ionic, 1 and 2 covalent. इलेक्ट्रोवेलेंट फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स के गेनिंग या लूजिंग हो. कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. So we can classify the bonds either as electrovalent or ionic, in which there is gain or there is a gaining or losing of electrons, or covalent where there is sharing of electrons. अब we start with the first category of bonds, that is electrovalent or ionic bonds. अब electrovalent और ionic bonds are formed between जब attraction होती है to oppositely charged ions के बीच में. अब ऑपोजिटली चार्ज आयंस कौन से होंगे कि एक हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हमारा अट्रैक्ट होते हैं आपस में तो एक हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते कैसे हैं, कौन से आयंस होते हैं जो हमारे फॉर्म करते हैं एक आयनिक बॉन्ड? बेसिकली मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. मेटल्स मतलब कि दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कीटायन. जैसे अब सोडियम है, सोडियम की टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और अपना स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले. सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर है 11, तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2-8-1. अब इसके लिए सबसे ईजीएस्ट वे क्या है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल स्टेट अटेन करने का, कि ये 2-8 हो जाए. 2-8 कब होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन उसका जो फाइनल ऑर्बिटल में है ये इसे लूज़ कर दे. तो थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही सोडियम क्या करता है, सोडियम ईजिली इसको लूज़ कर देता है और एक कीटायन फॉर्म कर लेता है. सो सोडियम इज़ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इट्स अ मेटल विच हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज़ वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कीटायन एंड रीच अ स्टेबल स्टेट. तो सोडियम क्या करता है, सोडियम को हमने एनर्जी दी तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Na+. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2-8-1. इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2-8. तो ये स्टेबल स्टेट है, तो ये इजीली ऐसी स्टेट अटेन कर लेता है. सिमिलरली हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट्स होते हैं, जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे टू अटेन अ स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब क्लोरीन लेते हैं. क्लोरीन इज़ वन एग्जाम्पल. क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर क्लोरीन का 17 होता है तो इसकी हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2-8-7. अब इसके लिए सबसे ईजीएस्ट स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना क्या होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. अब एक अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो 2-8-8 फॉर्म कर लेगा. तो क्लोरीन के लिए क्या हो गया? Cl विच एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारा ऐड हो जाए तो ये क्या करेगा? Cl- फॉर्म कर लेगा. इसके पास 2-8-7 है और ये 2-8-8 है.
तो ये दोनों के दोनों एक स्टेबल गैस अटेन कर लेते हैं. सो Na here is electropositive, Cl here is electronegative. Now Na plus and Cl minus they are oppositely charged. तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं आयंस और एक आयनिक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि Na को Na प्लस में कन्वर्ट होने के लिए उसे क्या करना पड़े, क्योंकि वो एक अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है. इस केस में सिंस वो एक ऐड कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी हमारी रिलीज़ होगी. तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है. एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज फार एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आर कंसर्न. सो हम दो टाइप की एनर्जी की बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब उनको पहले डिटेल में समझते हैं एंड देन वी कैन प्रॉब्ली अंडरस्टैंड कि आयनिक बॉन्ड्स में उनका क्या रोल होता है. अब जब हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, उससे पहले कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोई गिव अप होते हैं या फिर गेन होते हैं उसे हम बैलेंस कहते हैं, बैलेंस या फिर इलेक्ट्रो बैलेंस. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी Ionization energy is the amount of energy required to remove an electron from the last orbit of an isolated atom in its gaseous state. मतलब एक तो पहले गैशियस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. कोई भी हमारा एटम है, अब उसके अंदर कैसे होगे, ऐसे होगा. लास्ट हमारे ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, लास्ट ऑर्बिटल में से अगर हम एटम निकालें जब ये फ्री स्टेट गैशियस स्टेट में है तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1. एक निकल गया तो ये सपोज बन गया M+. अब जब इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, सपोज ये निकल गया तो पहले इतने थे, ये निकल गया तो ये हट गया, अब ये 3 रह गए. अब इसमें से एक और निकाला तो ये हमारा M2+ बन जाएगा. तो इसके लिए हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होगी IE2. तो अब अगर हम सोचें कि हमारा क्या होगा, हमें कितनी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, IE2 वुड बी ग्रेटर देन IE1. वाई वुड दैट बी पॉसिबल? क्योंकि जब हमारा इसका एक निकल गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, M+ हो गया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज जो अंदर है न्यूक्लियस के अंदर वो ज़्यादा खींचने वाला है दैन हमारे पास जितना नेगेटिव है. मतलब कि पॉजिटिव इसको अपनी अंदर की तरफ खींचता है. तो इस वजह से क्या होता है, ये बहुत पॉजिटिवली चार्ज है. अट्रैक्शन, पॉजिटिव अट्रैक्शन इज़ मोर देन नेगेटिव अट्रैक्शन. तो ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल कर देता है. क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए अब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलिटी नहीं रही. स्टेबिलिटी आएगी बट न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी. न्यूट्रलिटी मतलब कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है. जब पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है तो हर बार डिफ़िकल्ट होता जाता है. तो हमारा कोई भी अगर आयनिक बॉन्ड है तो हम क्या चाहते हैं, आयनिक बॉन्ड में हमें एनर्जी जब कैटायन फॉर्म करना होता है, बेसिकली ये तो कैटायन फॉर्म करने के लिए यूज़ होगी ना आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए यूज़ होगी कि एक हम पॉजिटिवली चार्ज कैटायन फॉर्म कर सकें. तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. जैसे Na के केस में क्या होता था, Na प्लस एनर्जी दी तो एक कैटायन फॉर्म हुआ पॉजिटिवली चार्ज Na+. तो जब भी हम एनर्जी देते हैं, एक केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तभी होता है कि हम मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ हो और मिनिमम एनर्जी दी जाए. तो ये एनर्जी जितनी कम होगी उतना फेवरेबल है. तो वी ऑलवेज वांट कि एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ फेवरेबल. आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ ट्रेंड्स होते हैं कि अगर हमारा एटॉमिक साइज़, कोई भी एटम का साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ऑब्वियसली. अब अगर बहुत बड़ा साइज़ है तो न्यूक्लियस होता है जहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है और बाहर जो हमारे घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर होते हैं. तो जितना हमारा साइज़ बड़ा है हमें लास्ट ऑर्बिटल होता है हमारा, लास्ट ऑर्बिटल पे इस पॉजिटिव चार्ज का इफ़ेक्ट उतना कम हो जाएगा जितना बड़ा साइज़ होगा. जितना कम इफ़ेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक लास्ट ऑर्बिटल पे, उतना हमारा इजी होगा इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना. जितना हमारा उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना इजी होगा उतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को हटाने में. ठीक है, वी कैन रिपीट दैट अगेन. मतलब हमारा आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो हमारे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज़ होती है.
तो हम ऐसा देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज हमारा जितना कम, जितना उसके ऊपर कम इफेक्ट होगा पॉजिटिविटी का, उतना इजीली निकलेगा, उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। सिमिलरली एक पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या होता है, जनरल ट्रेंड, कि जैसे हम पीरियड में ऐसे जाते हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है अक्रॉस अ पीरियड। तो हमें क्या बोला कि आयनिक बॉन्ड के लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लो है दैन इस वाले साइड से, तो हम ये वाले प्रेफर करेंगे कि कैटायंस फॉर्म करें, तो Na कैटायन फॉर्म करता है, तभी Cl फॉर्म नहीं करता है। नाउ विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज added to a neutral gaseous atom to form an anion। बेसिकली जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, जब हम ऐड करेंगे कुछ भी, तो हमारी ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हमारी कितनी एक गैसियस एटम में हम जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे Cl था, Cl के अंदर हमने Cl माइनस फॉर्म किया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ जब इसके साथ, तो ये Cl माइनस हुआ तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी ज़्यादा है कम है ये कैसे पता लगेगा, अगर हमारा जो अंदर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, एक नया इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड हुआ उसको अच्छे से खींचेगा कि वो अच्छे से बाइंड हो जाए, तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी कि हमने जितना अच्छे से उसको खींच के रखा हुआ है, अपने पास बाउंड करके रखा हुआ है, उतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। एक पीरियड में क्या होता है, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अंदर का पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता है, क्योंकि हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हमारा ऐसे है सपोज इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन x,1 x,2 x,3 पीरियड में सब इंक्रीज़ हो रहा है, तो साथ साथ हमारा पॉजिटिव चार्ज जितना है साइज़ में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। साइज़ में तब फ़र्क पड़ता है ज़्यादा जब एकदम से एक ऑर्बिटल ऐड हो जाता है, बट पीरियड के अंदर एक ऑर्बिटल तो ऐड नहीं होता विद इन द सेम पीरियड। उसके अंदर क्या हो रहा है, सेम ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं पीरियड के अंदर, बट पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ रहा है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेम हमारे ऑर्बिटल के लिए अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जैसे जैसे हम पीरियड में प्रोग्रेस करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अलोंग अ पीरियड, तो एक नया इलेक्ट्रॉन जब आया उस हमारे ऑर्बिटल के अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता है कि उसे ज़्यादा अच्छे से खींच के रखता है। जितना ज़्यादा वो उसे खींचेगा अपनी तरफ, हमारी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, इसलिए उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो जैसे अगर हम देखते हैं Cl हमारा पीरियड में राइट की तरफ है। सपोज़ अगर हम बीच का कोई एलिमेंट लेते हैं और Cl लेते हैं, तो Cl की इलेक्ट्रॉन इन जनरल केसेस अगर हम एक्सेप्शन ना कंसिडर करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि सेम ऑर्बिटल में 7 हमारे पास है, एक ऐड होते ही इलेक्ट्रॉन हमारा 288 यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई। इतनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती है। अब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में हमारी जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप के अंदर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ की होगी कि हमारा इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ा जितना साइज़ बढ़ जाता है। एक ऑर्बिटल ऐड हो रहा है ना ग्रुप के अंदर, एक एलिमेंट सपोज ये है A, नीचे ग्रुप में आए B, एक ऑर्बिटल और ऐड हो गया। अब ऑर्बिटल ऐड हो गया बट हमारा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज तो ऐड नहीं हुआ, तो वो खींचने की टेंडेंसी अंदर के पॉजिटिव चार्ज की कम हो जाती है। अंदर के पॉजिटिव चार्ज की खींचने की टेंडेंसी कम होगी तो वो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ ग्रुप एज वी गो डाउन कम होती है। तो एक इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, क्योंकि कोई भी हमारे केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतना फेवरेबल होगा। जितनी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। आयनिक कंपाउंड्स का एक कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उनका क्रिस्टल होता है कोई भी आयनिक कंपाउंड का। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जो थिंग आता है वो होती है लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी होती क्या है, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ अ क्रिस्टल फ्रॉम द गैसियस आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। मतलब कि हमारे पास हम क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं गैसियस आयन से, मतलब जो हमारे आयन्स है, एक कोई भी हमारा कैटायन होगा
और एक हमारा होगा एनायन। इसको X प्लस वाई माइनस ले लेते हैं। तो कोई भी केटायन और एक एनायन गैशियस फॉर्म में है, जब ये दोनों मिल के एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, तो जब भी ऐसा कुछ फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो 1 ग्राम मोल ऐसा क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी जितनी रिलीज़ होती है, दैट इज़ नोन एज दी लैटिस एनर्जी। नाउ लैटिस एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? बेसिकली हम बॉर्न हेबर साइकिल होती है जिससे हम एक लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपके नोट्स हैं उनमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी का, कि कैसे हमारी फॉर्मेशन होती है। तो उसके हम स्टेप्स पहले स्टडी करते हैं। द एग्जाम्पल इज कि पोटाशियम इन सॉलिड स्टेट विथ फ्लोरीन का मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, दे रिएक्ट टू फॉर्म a solid structure of KFS. Now this no doubt is an ionic compound. क्यों? क्योंकि एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। तो ये दो आयंस फॉर्म करते हैं KF, एक आयनिक कंपाउंड जिसकी कुछ लैटिस एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में। अब कैसे होता है वो? सबसे पहले हम लोग हमेशा हम गैसियस स्टेट में होने चाहिए आयंस, तो सबसे पहले K सॉलिड को हम K गैसियस में चेंज करते हैं। अब सॉलिड टू गैस का हमारा क्या होता है? हमने वी हैव स्टडीड दैट बिफोर कि हीट ऑफ सब्लिमेशन रिक्वायर्ड होती है। सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए कि एक सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए। नाउ फ्लोरीन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल की तरह, F2 की तरह एग्जिस्ट करता है। तो हमें अगर आयन F माइनस कन्वर्ट करना है, उससे पहले F गैसियस होना चाहिए हमारे पास। हमारे पास गैसियस फॉर्म में तो है फ्लोरीन, बट F2 फॉर्म में है, तो इसलिए हमें इसको F में चेंज करना है। F में कैसे चेंज होगा गैसियस फॉर्म में? कि हम इस मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे। दिस मॉलिक्यूल F2 नीड्स टू बी ब्रोकन इनटू 2 Fs व्हिच कैन बी डन बाय हीट ऑफ डिसोसिएशन। सो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी एनर्जी कि F2 को ब्रेक करे F फॉर्म करने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब K गैसियस आ गया हमारे पास, इसको हम K उसमें चेंज करेंगे, K प्लस में, आयन में केटायन फॉर्म होगा। अब केटायन फॉर्म होने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली जब F माइनस होगा तो F माइनस में क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है। वी आर गिविंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें एनर्जी निकलती है, यहाँ से रिलीज़ होती है। एंड कौन सी एनर्जी होती है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एक एनायन फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये F माइनस फॉर्म करता है। अब ये दोनों गैसियस स्टेट में, अब इन दोनों गैसियस को जब हम मिलाते हैं तो हम KF सॉलिड फॉर्म जब करते हैं, KF सॉलिड यूजिंग K प्लस गैसियस एंड F माइनस गैसियस, तो जब बॉन्ड बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, तब हमारी लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। तो इस स्टेप पे लैटिस एनर्जी सिस्टम से रिलीज हुई। बाहर का एरो मीन्स रिलीज, इनर एरो मतलब हमने दिया है सिस्टम को। सो दिस इज द लैटिस एनर्जी। ना कोई भी हमारा कंपाउंड स्टेबल कब होगा कि जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स जिससे वो बना है, टोटल हमारी सिस्टम में एनर्जी रिलीज हो। अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है सिस्टम को तो वो स्टेबल नहीं है। तो हमारा फॉर्म कब होगा? आर कंपाउंड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द टोटल एनर्जी रिलीज इन द होल प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस से लेकर यहाँ तक आना, टोटल प्रोसेस में हमारी जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, इट शुड बी ग्रेटर दैन द एनर्जी विच इज़ गिवन टू द सिस्टम। तभी तो हमारा होगा कि टोटल एनर्जी रिलीज होगी, जितनी रिलीज हो रही है माइनस जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, तभी तो हमारे सिस्टम के अंदर एक नेट एनर्जी रिलीज होगी। तो हमारी यहाँ पे रिलीज एनर्जी कौन सी है? एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है रिलीज हो रही है, एक लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है, और आयनाइजेशन एनर्जी हम दे रहे हैं सिस्टम को। तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी शुड बी ग्रेटर दैन the energy given to the system, which is the ionization energy. It is only then that an ionic compound is formed.
मतलब आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी is greater than the ionization energy. We can also quote this in a manner that the total energy released is greater than the total energy given to the system. It is only then that an ionic compound is formed. एंड इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बॉन हेवर साइकिल. ये हमने सॉलिड पहले को गैसियस फॉर्म में चेंज करा, गैसियस फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चेंज करा, आयनिक फॉर्म से हमने टोटल एक क्रिस्टल बनाया. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी कर रहे हैं जिनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि ऐसा क्यों होता है, जो ऑब्वियस होना चाहिए बट उसकी बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है उसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो कुछ डिस्कस करते हैं. पहले तो इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. अब ऐसा क्यों होता है? आयनिक कंपाउंड आफ्टर ऑल फॉर्म कैसे होता है? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है. उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है. तो हमें अगर मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बॉयल सपोज हमें करना है तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. उसके बॉन्ड्स को हमें हमारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो इतने अच्छे से बॉन्डेड होते हैं कि हमें इनको काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि बॉन्ड्स ब्रेक हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि वी नीड टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी. अब डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. वैसे काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. फर्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इनका हाई क्यों होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है कि जिस वजह से हमें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है टू ब्रेक द बॉन्ड. बट अब एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जनरली लोग सोचते हैं कि हमारा बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब क्या है कि सपोज मेरा M+ और N- का मेरा एक आयनिक बॉन्ड बना, आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है. तो लोग सोचते हैं कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि हमें बॉन्ड, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें ब्रेक करना पड़ता है. नो, दिस इज़ रॉन्ग. आफ्टर ऑल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है? बॉयल अगर कोई चीज़ हो रही है, पानी स्टीम में चेंज हो रहा है या फिर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, सो कन्वर्जन ऑफ स्टेट होती है, ना कि हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा. मतलब कि अगर मेरा H2O है, अगर हम H2O एक एग्जांपल लेते हैं, अगर H2O है तो पानी अगर जब स्टीम में चेंज होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि H+ और O- आयन अलग हो जाएंगे. H+ और O- आयन्स आपस में इंटैक्ट रहेंगे. सिमिलरली आइस में, वाटर में, वाटर इन लिक्विड स्टेट एंड स्टीम में H और O का बॉन्ड इंटैक्ट रहता है, वो बॉन्ड नहीं ब्रेक होता. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड द नेगेटिवली चार्ज आयन. जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम इस बॉन्ड की बात नहीं करते हैं. हम बात करते हैं इनके आपस में कि एक मेरा M+ N- का कंपाउंड है, एक मेरा M+ N- का कंपाउंड है. इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होगी ना आफ्टर ऑल, वो कैसी होगी कि इस नेगेटिव की इस पॉजिटिव से अट्रैक्शन होगी, इस पॉजिटिव की इस नेगेटिव से अट्रैक्शन होगी. तो हम इसके यहाँ से नहीं, मतलब एक इसका साथ हो गया, ये आगे एक और M+ N- होगा. तो ये आपस आफ्टर ऑल दे आर बॉन्डेड टुगेदर, बी इट इन अ लिक्विड, बी इट इन अ सॉलिड, लिक्विड या गैस में. बट हमारा वो चेंज होता है कि जब हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड में बहुत कंपैक्ट अट्रैक्शन होती है. लिक्विड में इनके बीच की जो इंट्रैक्शन है, एक M+ N- और एक M+ और दूसरे N- के बीच में थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है, और गैस में काफ़ी दूर दूर होते हैं. तो बेसिकली इन बॉन्ड को, इन इसके इंटरमोलिक्यूल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्रामोलिक्यूल, इनके बीच के जो बॉन्ड्स है इनको तोड़ने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. वो ज़्यादा होती है आयनिक कंपाउंड्स में, इसलिए उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. सेकंड है दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ये क्यों होता है? अब पोलर सॉल्वेंट मतलब कि पोलर हमारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. जैसे H2O है तो हम H+ O- होता है इसके अंदर, H2O के अंदर, ठीक है. तो बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर, जैसे बेंजीन.
बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है, तो ये नॉन पोलर है। तो इसका सपोज NaCl पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है, तो यही सेम बात हुई कि इसके पॉजिटिवली इसके नेगेटिवली चार्ज के साथ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये इसको बॉन्ड रखता है। बॉन्ड कैसे रखेगा कि एक M+N- और सपोज एक हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का SN ले लेते हैं, सॉल्वेंट का हम ले लेते हैं नाम XY, सो X+Y-। तो ये आपस में बॉन्ड अच्छा होता है, इनका जो अट्रैक्शन इंटरमोलिक्यूलर काफ़ी अच्छी होती है पोलर सॉल्वेंट के बीच में, इसलिए वो सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल अब जैसे बेंजीन है, बेंजीन तो X+Y- है ही नहीं, बेंजीन एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसका हमारा उसके अंदर पोलर है ही नहीं, उसके अंदर चार्ज नहीं है, तो चार्ज एलिमेंट्स नहीं है अलग अलग जो हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि अट्रैक्शन बिल्ड हो सके एक आयनिक कंपाउंड की एक इनसॉल्युबल सॉल्वेंट के साथ। थर्ड है द सॉल्युबल आयनिक, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स जो सॉल्युबल होते हैं वो पानी के अंदर डिसोसिएट कर जाते हैं। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होता है, जब ये आयंस डिसोसिएट करते हैं, आयनिक कंपाउंड के आयंस डिसोसिएट करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है पानी के अंदर। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी, वो लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर जाती है, कि वो क्रिस्टल का फॉर्म होता है, उस क्रिस्टल का फॉर्म नहीं रहता, वो लैटिस एनर्जी उसको ओवरकम करके उन्हें पानी के अंदर डिसोसिएट कर देते हैं, आयंस को अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। बट जो इनसॉल्युबल है वो डिसोसिएट नहीं करते। जैसे अब हमारी कुछ सल्फेट्स ऑफ बेरियम कैल्शियम, BaSO4 हो गया, CaSO4, उनकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है, तो अगर उन्हें पानी में डाले भी तो वो डिसोसिएट नहीं करते Ba+SO4 में, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी इतनी हाई है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज भी होती है उनको पानी के अंदर डालने में वो उस लैटिस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाती है। सिंस वो लैटिस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाती है तो हमारा आयंस अलग अलग नहीं फॉर्म होते हैं, वो एज इट इज़ इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट है कि देयर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अभी हमने देखा कि जो हमारे सॉल्यूबल हैं वो अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब आयन जब है, आयन हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उस सोल्यूशन पे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो वी कैन ऑल्सो कोट दिस एज कि आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जब वो पानी के अंदर है या फिर वो डिजोल्व है, जब उनके फ्री आयंस की तरह वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जब वो डिजोल्व हो गए तो वो डिसोसिएट हो गए आयंस में, तो दे एक्ट एज फ्री आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक और हम कह सकते हैं, इसके बाद एक और पॉइंट भी ले सकते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑफ कोई भी आयनिक कंपाउंड की, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है जब वो पानी के अंदर, जैसे अब H+ हमारा कोई भी H+ अगर किसी के अंदर है आयनिक कंपाउंड के अंदर तो वो कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। H+ एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर H+ है तो वो एसिडिक शो करेगा कि लिटमस को जैसे ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप ऑफ बॉन्ड्स। पहले हमने भी डिस्कस किया था थोड़े टाइम जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि कोई भी हमारे जो बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमारे एटम्स हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या तो हमारी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स। सो गेनिंग और लूजिंग के लिए हमारे थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बिटवीन द टू एटम्स। सो कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है कि एक एटम 1 है, इसको A1 से डिनोट करते हैं, एक एटम 2 है। इन दोनों एटम्स के बीच में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होते हैं कि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करे A1 ने, A2 ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो कंट्रीब्यूटेड हैं अब ये दोनों की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। सपोज से इसने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, वी विल से कि अब जो हमारा फुल के कंपाउंड फॉर्म हुआ इस बॉन्ड के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाउ इसकी भी प्रॉपर्टी है, इसकी भी प्रॉपर्टी है। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये एटम्स होते किस टाइप के हैं? एटम्स A1 एंड A2 हैव टू बी ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली
टेंडेंसी होती है एक एटम की इन अ बॉन्ड, इन अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। मतलब कि A1 और A2 के बीच में एक बॉन्ड है सपोज, तो इनके बीच में कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर, हम लोगों ने बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्म किया था, जैसे इन्होंने शेयर किए थे जो इलेक्ट्रॉन्स, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो हम इन्हें कह देते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो A1 किस फोर्स से इसको खींचता है इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, और ये किस तरफ से खींचता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। A1 की खींचने की टेंडेंसी टुवर्ड्स इटसेल्फ विल बी A1's इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और A2 की टेंडेंसी अपनी तरफ खींचने की विल बी A2's इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमने टेंडेंसी जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की होती है, हमने अभी जब आयनिक बॉन्ड्स किए थे तब हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की नहीं होती है, एक वो इंडिविजुअल एटम है, उस एक एलिमेंट का इंडिविजुअल एटम गैसियस स्टेट में कैसे खींचता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि गैसियस स्टेट में हमारा ऐसे एटम है, वो एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इसके अंदर, तो इसको वो कितना खींचेगा और कितनी एनर्जी देगा, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बॉन्ड में होती है, कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट का है, ये बॉन्ड का है, कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको कैसे खींचा है, उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स क्या होते हैं, पीरियड में देखते हैं। पीरियड में जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। अब इसका रीज़न क्या है कि हमारा लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ एक तो कम होता है, साइज़ कम होगा, बट हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स पीरियड में ऐड होते हैं वो सेम ही ऑर्बिटल में ऐड होते हैं। मतलब सपोज एक एक्स है, ये वाई है, ये पीरियड में एडजेसेंट है, एडजेसेंट ग्रुप्स में सेम पीरियड में, तो इनका क्या है कि ऐसे है इलेक्ट्रॉन्स अगर, तो इसके बाद अगर यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वाई के अंदर इसी ऑर्बिटल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब सेम ही एरिया के अंदर, इसी एरिया के अंदर, ये जो एरिया है इस एरिया को, इसी एरिया के अंदर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, जैसे पीरियड में एडवांस किया तो ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, इसको ज़्यादा पॉजिटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमारा जब बॉन्ड में होगा, किसी और के साथ बॉन्ड होगा, तो इसके ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से ये जो इसके और इसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपस के, ये सपोज हमारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको और अच्छे से खींचेगा। इसलिए while we go from left to right in a period, the electronegativity increases. While in a group, हम up to down जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा चार्ज जो पॉजिटिव तो इतना इंक्रीज नहीं होगा जितना साइज में इंक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज इन साइज इज कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर दैन द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। तो इसलिए ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज होती है एज वी गो डाउन। नाउ जब हमने भी बात की थी कि कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो सकता है इन दोनों एलिमेंट्स का? ये जो हम एटम्स हैं कुछ एलिमेंट के, उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कितनी डिफरेंस हो सकता है? अगर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरली, बहुत एक जेनेरिक सा है, इट्स नॉट कम्प्लीटली फिक्स, बट जनरली यही ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर 1.7 से इन दोनों का डिफरेंस लेस है तब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे अब हमने अगर H और Cl है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बिल्कुल उस साइड है, 2.1 के राउंड होती है। सिमिलरली क्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3.5 के राउंड होती है, तो उसके इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, तो इसलिए उनका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। इसमें 1.7 से नीचे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अब जब हम कहते हैं कि एटम्स शेयर होते हैं, तो शेयरिंग ऑफ एटम्स में कितना, हर एटम कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है उसके डिपेंडिंग हम बॉन्ड्स को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम A1 है
वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हो पर वो शेयर एक ही कर रहा है अपना, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन से नहीं है, कितने वो विलिंग है शेयर करने के लिए। एक इसने करा, सिमिलरली A2 है, इसने एक करा, तो ये दोनों ने जब एक शेयर करा तो एक बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। सो द बॉन्ड विल बी दिस, रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे हम लेते हैं H, हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल होता है, अब H और H के बीच में सिंगल